हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग परिसंचरण तंत्र का आगे के टॉपिक को समझेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हृदय तक के टॉपिक को समझ लिया था इस चैप्टर के, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रक्त, ब्लड। इसके बारे में समझना है। ब्लड को आप रक्त, रुधिर और खून भी कहते हैं, हम सामान्य भाषा में तो वो भी कह सकते हैं। जो जो कहना हो आप सब कह सकते हैं, ठीक। वो देखिए, इसमें पहला जो आपका है वो पॉइंट ये है कि यह एक तरल संयोजी उत्तक है जो हार्मोन, ये O2, CO2, खनिज, लवण व पोषक तत्वों का परिवहन करता है। पहली बात तो ये कि कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। उसमें भी तरल लिखा हुआ है, इसका मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तरल संयोजी उत्तक, ठीक। संयोजी उत्तक के बारे में जानते हैं कि जो दो जोड़ने का काम करेगा, दो अलग अलग ये शरीर के पार्ट्स को, ठीक है, उसको बोलेंगे कि संयोजी उत्तक है, ठीक है। तो वो अब ये तरल संयोजी उत्तक होता है, मतलब शरीर के सभी हिस्सों में इसका प्रवेश होता है, आप जानते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है, तो हार्मोन को ले जाने का काम करेगा, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करेगा, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा, और खनिज लवण को और पोषक तत्वों के परिवहन का काम करता है। तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में ये पहुंचाने का काम करता है। हिस्सा कहिए, कोशिका कहिए, वहां तक पहुंचाने का काम करता है ये, ठीक। ये कौन? ब्लड करता है। अगला है आपका रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हिमेटोलॉजी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं। आपको कभी कभी ये मिल जाए कि रक्त के अध्ययन, उसके साथ साथ डिजॉर्डर जो होता है, ठीक है, उसको भी हिमेटोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिजॉर्डर्स कॉल्ड हिमेटोलॉजी, आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ऐसे। या दो अवयवों से मिलकर बना होता है। इसमें क्या क्या है, तो आपको एक मिल जाएगा, एक है प्लाज्मा और एक है रुधिर कोशिकाएं या कनिकाएं, ठीक। रुधिर कोशिकाएं या कनिकाएं, तो इससे दोनों से मिलकर ये बना होता है। इसी को ब्लड सेल कहते हैं या फिर ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, क्योंकि आपको कहीं कहीं पे फुल फॉर्म मिलेगा आरबीसी का, रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है। आरबीसी का रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक। कनिका और कोशिका में थोड़ा सा अंतर है। कोशिका क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई है, ठीक है, और जबकि कनिका वे कोशिकाएं होती है जो रक्त व लसिका में स्वतंत्र रूप से तैरती हैं, ठीक। तो इसके किसी अंग वगैरह का निर्माण आपको नहीं देखने को मिला कि कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से फिर अंग बना, उस तरीके से नहीं देखने को मिला। तो अंतर यह है कि कनिका बेसिकली क्या है, तो ये छोटी कोशिका होती है जो रक्त या लसिका में स्वतंत्र रूप से तैरेगा, ठीक है। कोशिका कह सकते हैं पर वो तैरते रूप में रहेगा, तो ज़्यादातर इसको कनिका कहते हैं लोग। ये क्या है, रुधिर कनिकाएं हैं, ठीक। तो ये स्वतंत्र रूप से आपको ब्लड में देखने को मिलेगा, ठीक। तो ब्लड अपने आप में संयोजी उत्तक, और उस संयोजी उत्तक में जो स्वतंत्र रूप से आपको ये मूव कर रहा था उसी को कहा गया कनिकाएं, ठीक है। और कुछ सेंस में लोग कोशिका कह देते हैं, ठीक है। वो या इसमें लिखा हुआ है कि जो रक्त है वो क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ठीक। तो स्वस्थ मनुष्य जो होगा उसमें 5 से 6 लीटर रक्त होगा, ठीक। अगला पॉइंट है रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 इसका पीएच मान होगा। और इस स्थिति में आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है आपको, इस रुधिर का निर्माण हिमेटोपोइसिस कहलाता है, ठीक। हिमेटोपोइसिस मतलब रुधिर का निर्माण की प्रक्रिया कहलाता है, ठीक। रुधिर में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मनुष्य में रक्त उसके कुल भार का कितना होगा, तो 7 से 8% के बराबर होता है, ठीक है। तो 7 से 8% क्या होता है मनुष्य में, उसके कुल रक्त का, उसके कुल भार का 7 से 8% रक्त आपको देखने को मिलेगा उसमें। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका प्लाज्मा। आपको पता है कि इसमें दो टाइप में बांटे थे हम लोग, ठीक है। ये दो अलग अलग वर्गों में बंटता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिर कोशिकाएं या कनिकाएं। तो ये दो अलग अलग वर्गों में आपको बंटता हुआ दिखेगा, प्लाज्मा, रुधिर कोशिकाएं या रुधिर कनिकाएं, ठीक। इसके भी अलग अलग डिवीजन मिल जाएगा आपको। नीचे में हम रुधिर कोशिकाएं को फिर से बांटेंगे। पहला टॉपिक आपका प्लाज्मा है, वो प्लाज्मा कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि यह हल्का पीला रंग का क्या होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक। प्लाज्मा क्या है, तो हल्के पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ है, जो कि कुल रक्त का कितना 55% के बराबर होता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, ये पूरे कुल रक्त का 55% के बराबर आपको देखने को मिलेगा। इसमें 90% से लेकर 10%, ये 90% जल और 10% क्या होता है, प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, तथा बाकी और
कार्बनिक पदार्थ वगैरह इसमें आपको उपस्थित देखने को मिल जाता है, किसमें, प्लाज्मा में, ठीक। कार्बनिक पदार्थ में आपको वसा, प्रोटीन वगैरह, एंजाइम वगैरह आता है, ये सब कहते हैं, ठीक है। और कार्बनिक पदार्थ में इसमें आपको अम्ल, क्षार, लवण ये सब आपको आ जाएगा, ठीक। तो 90% आपको क्या हो जाएगा, जल, 10% प्रोटीन, उसी 10% प्रोटीन के आसपास में कहीं पर आपको कार्बनिक पदार्थ कुछ मिल जाएगा, कुछ अकार्बनिक पदार्थ मिल जाता है, ठीक। इस तरीके से यह CO2 हार्मोन्स व अवशिष्ट पदार्थों को ले जाने का कार्य करता है। प्लाज्मा का काम क्या है, CO2 हार्मोन्स व अवशिष्ट पदार्थों को ढोने का काम करना। अगला है आपका ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन एवं फाइब्रोनोजन यकृत में बनने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है। तो प्लाज्मा में कौन कौन सा टाइप आता है, तो आपको एक है ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन। ये सब क्या है, प्लाज्मा का एग्जाम्पल है, ठीक, उदाहरण कह सकते हैं। और ये बेसिकली किसके द्वारा बनते हैं, तो यकृत के द्वारा बनता है, ठीक। तो प्लाज्मा जो ये पार्ट है वो यकृत के द्वारा बनता है, उसमें प्लाज्मा में रहता है, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन इसको कहते हैं। सबका अपना अपना काम है, आगे देखेंगे कि कौन सा काम क्या कर रहा है, ठीक। अगला आपका रुधिर कोशिकाएं, इसको ब्लड सेल्स कहिए या फिर आप इसके अलग 3 रुधिर कणिकाएं कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके 3 टाइप है रुधिर कोशिकाओं में, क्या है, 3 टाइप आपको देखने को मिलेगा। एक है RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक। यहाँ पे आप ब्लड सेल्स ही कहिएगा, नीचे में आप क्या करना है, इसमें चेंज कर सकते हैं, कणिकाएं कर सकते हैं, ठीक है, या कोशिकाएं कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लड सेल्स ही कहिएगा, ठीक है। तो रुधिर कोशिकाएं, ब्लड सेल्स के आपको 3 अलग अलग पार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा पहला, इसके 3 पार्ट है, सॉरी ज़्यादा नीचे चला गया। एक होता है आपका RBC, एक हो जाएगा आपका WBC और एक हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। पहले ध्यान रखिएगा, रुधिर को 2 अलग अलग वर्गों में बांटे हैं। एक का नाम था वहाँ पे क्या, प्लाज्मा, और एक है आपका रुधिर कोशिकाएं, ठीक, ब्लड सेल्स। और इस कोशिकाओं का 3 डिवीजन है, वन इज कॉल्ड द RBC, सेकेंड इज कॉल्ड द WBC और ये हो जाएगा थर्ड क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 आपका नाम है, RBC, WBC और ये प्लेटलेट्स। उसमें से पहला टॉपिक कौन सा है, तो इसमें आपका लाल रुधिर कणिकाएं RBC, ठीक। इसका एक और नाम है, इसको एरिथ्रोसाइटस भी कहते हैं, ठीक, एरिथ्रोसाइटस भी कह देते हैं इसको, ठीक, किसको, रेड ब्लड सेल्स को। तो सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि क्या इसको क्या और नामों से जानते हैं, तो इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटस, ठीक। कहीं कहीं पे एरिथ्रो लिखा रहेगा, ठीक है, एरिथ्रोसाइटस लिखा रहेगा। तो बस वो स्पेलिंग के कारण से ऐसा होता है, इंग्लिश का जो स्पेलिंग है वो इससे शुरू हो रहा है, तो उस तरीके से बदलते रहते हैं, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसके कारण से इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक। हीमोग्लोबिन इसमें मिलेगा आपको, ठीक। हीमोग्लोबिन में 2 अलग अलग टर्म आपको देखने को मिल जाएगा। एक टर्म होता है HEA, हीम, ठीक है, आपका हो जाएगा HEAM, ठीक है, हीम। और एक हो जाता है ग्लोबिन, सॉरी, ठीक। ग्लोबिन ये बेसिकली एक प्रकार का प्रोटीन है, और ये जो हीम है ये शब्द ये आपको लोहा मतलब जो आयरन है उसके संदर्भों में लिया गया है, ठीक। तो इससे दोनों से मिलकर बना होता है। तो ये बेसिकली क्या है, इसमें आपको आयरन की मात्रा देखने को मिलता है। यह एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रति 100 ml रक्त में कितना होता है आपको, तो लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 12 से 16 ग्राम। ये वाला जो आपका मात्रा है अलग अलग बुक में अलग अलग थोड़ा सा ऊपर नीचे करके कर देते हैं, ठीक है, 14 से 18 कर देते हैं, कहीं पे 12 से 16 कर देते हैं, तो ये सब बदलते रहता है, थोड़ा बहुत मामला ऊपर नीचे होते रहेगा। मेल में जो है आपका वो क्या है, तो मेल में आपका 14 से 18, ठीक, 14 से 18 मिलता है, 14 से 18 ग्राम मिल जाएगा आपको मेल में। मतलब मेल में जो रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा है 14 से 18, और फीमेल में कितना हो जाएगा, तो फीमेल में हो जाएगा 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml पर, ठीक, प्रति 100 ml पर। तो एक स्वस्थ मनुष्य में 100 ml में रक्त में लगभग कितना होता है, तो 12 से 16 ग्राम होता है, जो कि एवरेज है सबके लिए, ठीक है। पर मेल और फीमेल में बांटेंगे तो 14 से 18 एंड 12 से 14 इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका, नीचे देख लीजिए क्या है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है, ये बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, जो Hb है बेसिकली वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, और अभिक्रिया करने का अंततः इसको लेके जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को ले जाने का काम करेगा, क्योंकि उसमें जो हीमो है वो फेरस ये आयन के रूप में रहता है, ठीक है, हीम फेरस आयन के रूप में रहता है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है वो, ठीक है।
अगला हो जाएगा आपका 1 ग्राम एचबी में 1.34 मिलीलीटर, ठीक है, ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता होती है। इसके बारे में अपने आप में पूरा कैलकुलेशन है, पीछे देखेंगे। तो ये एक डेटा ठीक है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है आपका 1.34 ml क्या करेगा, ऑक्सीजन ले जाएगा, ठीक। अब 100 ml में कितना होता जान ही रहे हैं, 100 ml का एवरेज क्या है, 100 ml का एवरेज है 14 से 18 ग्राम। 100 ml में कितना लेके जाएगा, ये कितना ऑक्सीजन लेके जाएगा 100 ml रक्त, तो देखेंगे अभी आगे कैलकुलेशन आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। अगला है इसमें केंद्रक नहीं होता है किसमें, तो आपको आरबीसी में आपको केंद्रक नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ऊंट व लामा में आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक आपको उपस्थित होता है। ऊंट आप जानते ही, लामा बेसिकली दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों में एक जानवर है, ठीक है, जो बोझ वगैरह ढोने का काम करता है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहाँ पर ये उपस्थित होता है, ठीक है, लामा। तो बोझ वगैरह ढोने का काम करेगा पहाड़ी क्षेत्रों में दक्षिणी अमेरिका में, तो उसी प्रकार का जानवर है ये, ठीक है। अगला आपका इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है, प्लीहा में होती है। और अस्थि मज्जा में ये कहेंगे तो रेड बोन मैरो कहते हैं उसको, ठीक, रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो में आपको देखने को मिलेगा कि क्या इसका निर्माण हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिर्फ अस्थि मज्जा कहना ठीक रहता है, कहीं पे आपको लाल अस्थि मज्जा रहेगा तो ध्यान रखिएगा उसको। तथा इसकी मृत्यु कहाँ पे हो रहा था, प्लीहा में हो रहा है। प्लीहा को आपको स्प्लीन कहते हैं या तिल्ली भी कहते हैं, उसको ध्यान रखिएगा, तिल्ली भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक। तो प्लीहा इंग्लिश में स्प्लीन, या फिर आप हिंदी में इसको और तिल्ली भी कह सकते हैं, ठीक। यहाँ पे इसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। अभी होता है कहाँ पे, देखिए आपको यह हो गया आपका पेट वाला संरचना, ठीक, ये हो गया स्टमक आपका एरिया, ठीक। यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, अग्नाशय, और इसी अग्नाशय को ऊपरी वाले हिस्से में आपको यहाँ पे मिलेगा स्प्लीन। इसी अग्नाशय के कहाँ, ऊपरी वाले हिस्से में मिलेगा आपको स्प्लीन, ठीक, तिल्ली मिल जाता है, ठीक। और यहीं पे इसमें क्या हो रहा है, मृत्यु हो रही है। तो प्लीहा में तो मृत्यु होता है, बनता कहाँ पे, तो अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा क्या होता है, तो आपको बोन के जो आंतरिक हिस्सों में जो आपको स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। कुछ लोग चिकन खाते समय इसको बहुत खाते हैं कि भाई आंतरिक हिस्सों से निकला जो बोन्स के अंदर से, तो उसको खा जाते हैं। तो ये अस्थि मज्जा में जो बोन के अंदर में जो संरचना है बेसिकली वही अस्थि मज्जा कहलाता है, ठीक। प्लीहा को आरबीसी का क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक। तो इसको आप इस इंग्लिश में से बोल देते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो ग्रेव यार्ड इंग्लिश में जिनको जानना हो, ठीक है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला हो जाएगा गर्भस्थ टिश्यू में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो स्प्लीन में, यकृत में होता है, ठीक है। होता क्या है कि बच्चा जो होता है, जो गर्भ में जो बच्चा, उसके अंदर में बोन का विकास उस तरीके से हुआ नहीं है, ठीक। तो उसमें कहाँ से निर्माण होगा, तो उसमें निर्माण तो हो नहीं पाएगा। तो बोन का विकास हुआ नहीं, तो उस समय पे उसमें निर्माण होता है कहाँ पे, यकृत में और स्प्लीन में उसका निर्माण होता है, ठीक। आरबीसी के निर्माण को क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ये टर्म आपको ध्यान रखना है, इसके निर्माण को एरिथ्रोपोइसिस कहा गया। सवाल ज़्यादातर इससे बहुत पूछा गया, ठीक है, कि किसको आरबीसी का क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। तो और कहाँ पर निर्माण होता है इसका, इससे सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये वाला सवाल कैलकुलेशन करके पूछा गया था कि 100 ml रक्त क्या करेगा, कितना लेके जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सवाल कैलकुलेशन करके पूछा गया है, तो आगे देखेंगे हम लोग। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या करता है, 1.34 ml लेके जाता है, ठीक है। 100 ग्राम में कितना मिलता है आपको पता है हीमोग्लोबिन, उसका एवरेज निकाल के अंतर मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे आपको पॉइंट मिलेगा। मे भी चांस है कि नहीं मिलेगा, तो हम खुद ही से कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे अभी, ठीक है, थोड़ी देर में। आगे देखिए आपको, गर्भाशय शिशु में आरबीसी का निर्माण प्लीहा में एवं यकृत में होता है। गर्भाशय शिशु मतलब जो बच्चा पेट में पल रहा है उसके संदर्भ में कहा गया, ठीक है। आरबीसी के निर्माण को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इसका औसत आयु कितना है, तो इसका औसत आयु आपको मिल जाएगा 120 दिन, ठीक। तो 120 दिन तक जिंदा रहता है, फिर वापस से नया बनेगा, फिर इस तरीके से चलते रहता है साइकिल। आरबीसी की कमी को एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहा गया है। एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं किसको, आरबीसी की कमी को। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 50 से 55 लाख क्या होता है, आरबीसी प्रति घन मिलीलीटर में रक्त में होता है। प्रति घन मिलीलीटर रक्त में 50 से 55 लाख आपको आरबीसी देखने को मिल जाएगा एक स्वस्थ मनुष्य के। यहाँ पे घन मिलीलीटर क्यों कहा गया, क्योंकि समझ रहा है कि लिक्विड है, लिक्विड का संबंध किससे होता है, आयतन से होता है, ठीक है। तो उसको मापने का तरीका है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों तीनों होगा, तो उसी संदर्भ में आपको घन मिलीलीटर ध्यान रखिएगा। तो 1 घन मिलीलीटर में कितना होगा, 50 से 55 लाख आरबीसी होता है। जब आपके शरीर में ये हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो क्या स्थिति बनेगा, तो एनीमिया का समस्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा थकान होने लगता है आपको, ठीक है, तो समस्या देखने को मिलेगा आपको। अगला है आरबीसी के अधिक होने को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, ठीक।
तो यदि अधिक हो जाएगा तो पॉलीसाइथेमिया कहलाएगा ये स्थिति, जब आरबीसी आपका अधिक हो जाएगा तब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कहाँ के, इसका आकार क्या होता है, तो गोलाकार या उभयातल होता है। ठीक है, इसका आकार गोलाकार या उभयातल होगा। गोलाकार संरचना तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, कैसा होता है संरचना सो, और उभयातल का मतलब ये है कि जो आप पेड़ा वगैरह का भी देखे होंगे। ठीक है, तो इसका जो बाहरी संरचना होता है, ये वाला जो संरचना होता है वो थोड़ा क्या होता है, निकला हुआ था, बीच वाला संरचना धंसा हुआ होता है। इसी तरीके का आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक, तो पेड़ा देखे होंगे, पेड़ा के आकार का संरचना आपको देखने को मिलेगा कि ये आंतरिक हिस्सा थोड़ा धंसा हुआ है दोनों साइड से। ठीक है, और बाहरी हिस्सा निकला हुआ रहता है। हाथी की आरबीसी सबसे बड़ी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, महिला में 40 से 45 लाख होता है आरबीसी प्रति घन मिलीलीटर में। ठीक, 100 ml शुद्ध रक्त द्वारा ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता लगभग कितना होता है, 20 ml होता है। ठीक है, और नीचे में एक पॉइंट लिखा, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मृत आरबीसी का क्या होता है, निपटान होता है। तो जो आरबीसी बेकार हो जाएगा उसको खत्म करने का काम यहाँ पे करा जाता है, किसमें, प्लीहा में, स्प्लीन में, तिल्ली में। ये कहाँ मिलता है, अग्नाशय के ऊपर मिलता है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक, पेनक्रियाज के ऊपर। अब एक बात समझिए, जो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ था, जो बोले थे कि आपको समझाएंगे। यहाँ पे लिखा कि 100 ml रक्त द्वारा ऑक्सीजन वहन की क्षमता कितना है, लगभग 20 ml होता है। आपको ये पता है कि 1 ग्राम में कितना है आपका, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में आपको मिल जाएगा कितना, तो ये मिल जाएगा 1.34 मिलीलीटर ले जाने की ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन लेने की क्षमता। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में, इसको ठीक से लिख देते हैं आपको। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता है 1.34। और ऊपर में हम लोगों ने एक बात देखा था कि 100 ml जो रक्त होता है, ठीक है, यहाँ से हटाइए इसको, 100 ml जो रक्त होता है, उस 100 ml रक्त में जो आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो एवरेज मान लीजिए कि हम लोग 12 से 16 ले लेते हैं। ठीक है, 12 से 16, ठीक, या 12 से 18 कुछ लोग रेंज ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सब आ जाता है, समा जाता है। ठीक, पुरुष और महिला का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा उसमें, ये भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि 12 से 16 लेते हैं, 12 से 18 लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, 12 से 18 मान लेते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पर देखें कि पुरुष के लिए क्या 14 से 18 है। ठीक है, तो 12 से 18 का एक रेंज मानते हैं। अब 12 से 18 को इसको आप क्या करिए, प्लस करिए, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, 30 हो जाएगा, और ये 30 को बाई 2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो औसतन कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, ये आपका सॉरी ये 15 कितना हो गया आपका, औसतन हो गया। मतलब 100 ml में रक्त में क्या हो जाएगा, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको 15 ग्राम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, ये 1.34 से, क्योंकि आपको पता है कि 1 ग्राम में कितना, 1 ग्राम में आपको मिलता है कितना, ये 1.34 ml रक्त ये ऑक्सीजन को ले जाता है। ठीक, तो 1.34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और प्लस ये 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 का 6 आपका। ठीक, और 60 का 0 सॉरी, और 15 3 जा 45 और 6 51 हो जाएगा। और चूँकि आपको पता है कि ये पॉइंट 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 2 नंबर के बाद पॉइंट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 20.1 आ जाएगा। ठीक, 20.10 कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन ml। तो 100 ml कितना लेके जाएगा, तो लेके जाएगा आपका 20.10, ये रक्त लेके जाएगा आपका। ठीक, तो आप इसको लगभग 20 मान लीजिए। तो यही पॉइंट आपका लिखा हुआ था। एक और सवाल पूछा गया था एसएससी में कि 100 ml शुद्ध रक्त द्वारा ऑक्सीजन वहन की जो क्षमता होता है वो कितना होता है, तो वो लगभग आपको 20 ml के बराबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका क्या, ये WBC हो जाएगा। अगला आपका WBC हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, इसको देखिए क्या होता है, वाइट ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं इसको। यह अनियमित आकार का होता है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ कि यह अनियमित आकार का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको ल्यूकोसाइटस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ल्यूकोसाइटस। और इसमें केंद्रक होता है। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, इसमें केंद्रक होगा पर हीमोग्लोबिन आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। इस कारण से इसका कलर क्या होता है, आपको व्हाइट दिखेगा, तो इसको व्हाइट ब्लड सेल उस संदर्भ में कह सकते हैं। ठीक है, अगला होता है इसकी संख्या प्रति घन मिलीलीटर में 500 से कितना होता है, 5000 से 1000 होता है। ठीक है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा एवं लिम्फ नोड में होता है। अस्थि मज्जा ये आपका आंतरिक हिस्सों में ही जो व्हाइट आपको हो जाएगा, लाल बोन मैरो में आप क्या निर्माण देख रहे थे उसका,
लाल अस्थि मज्जा में देखें कि उसका निर्माण होता है किसका, आरबीसी का। तो इसका निर्माण किस में हो रहा है, तो कह लीजिए कि आंतरिक हिस्सों में जो अस्थि मज्जा का उसमें इसका निर्माण होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक। वो अगला हो जाएगा, इसमें एक है लिम्फ नोड लिखा हुआ, तो शरीर के अलग अलग आपको हिस्सों में मिल जाता है, ठीक है। ग्रंथि होता है एक तरह का, और इसी से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इसका निर्माण अस्थि मज्जा लिम्फ नोड में हो गया, ठीक है। अगला आपका इसकी आयु कितना होता है, तो 1 से 4 दिन या कहीं कहीं पे 2 से 6 दिन लिखा हुआ रहेगा, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। 1 से 4 दिन या 2 से 6 दिन। इसका कार्य संक्रमण से शरीर की रक्षा करना होता है, ठीक है। तो आपके शरीर में यदि किसी प्रकार का कोई संक्रमण वगैरह होता है तो डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, उससे आपको सुरक्षा प्रदान कराता है, ठीक है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है, तो 600 से ये 600:1 है, ठीक है। तो आप दोनों का एवरेज निकाल लीजिए। आप ऊपर में देखे थे कि आरबीसी का जो मात्रा कितना होता है, तो 50 से 55 लाख होता है, महिलाओं में 40 से 45 लाख होता है। तो उन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए, ठीक। और यहाँ पे जो कितना देख रहे हैं, 5000 से 10,000 देख रहे हैं, इन दोनों को जोड़ के एवरेज निकाल लीजिए और एवरेज का रेशियो निकालिएगा तो अंत आपको उतना देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 600 से ये 600:1 आप अनुपात इसका रख सकते हैं, ठीक। इसमें सूक्ष्म कण की उपस्थिति के आधार पर इसको 2 प्रकार में बांटा गया है, ठीक। एक होता है आपको ग्रेनुलोसाइटस और एक होता है एग्रेनुलोसाइटस, ठीक। तो सूक्ष्म कण की जो उपस्थिति है उसके बस के 2 अलग अलग वर्गीकरण बनते हैं इसको, ठीक। एक ग्रेनुलोसाइटस, एक होता है एग्रेनुलोसाइटस, ठीक। इसमें पहला आपका है कि ग्रेनुलोसाइटस के बारे में लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, तो इसमें कण उपस्थित होते हैं, ठीक। और इसमें न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल आता है, यही सब कण आपको देखने को मिलेगा, ठीक। उसमें न्यूट्रोफिल की संख्या कितना, डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक तथा बेसोफिल की संख्या सबसे कम होती है। ये सवाल, ये जो पॉइंट है आपको बहुत अधिक नहीं पूछता है हर एग्जामों में, ठीक है। ये बहुत डीप कोई एग्जाम होगा जिसमें मतलब जीव विज्ञान का जो संदर्भ होगा ज़्यादा होगा तो उसमें पूछ लेगा आपसे, पर इतना नहीं पूछता है। डब्ल्यूबीसी का जो ऊपरी बात आप पढ़े थे कि कितने दिन तक जीवित रहता है, आरबीसी के साथ इसका रेशियो क्या है, ठीक है, केंद्रक होगा या नहीं होगा, इसका एक और जो नाम है ल्यूकोसाइट्स, सब पूछ लेगा आपसे, पर बहुत ज़्यादा नहीं पूछता। संक्रमण से रक्षा करना इसका एक काम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सवाल, ठीक है। वो तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपको न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल सब मिलता है उसमें, ठीक। अगला हो जाएगा आपका ये एग्रोनोलोसाइटस बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये आपको इसमें क्या होता है कि इसमें कोशिका द्रव्य में कण थोड़ा पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। उसमें आपको थोड़ी कण उसमें पाए जाते थे, इसमें नहीं पाए जाते उतना, ठीक है। इसमें लिम्फोसाइट्स एवं मोनोसाइट्स आता है, ठीक। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेता है, ध्यान रखिएगा, सवाल आपको पूछ सकता है। तथा अन्य श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। तो एक बनाएगा एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज क्या है आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ना है इसमें आपको, ब्लड जो समूह पढ़ रहे होंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, रक्त समूह में एंटीबॉडीज का निर्माण करता है तथा अन्य श्वेत रुधिर कणिकाओं जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। लिम्फोसाइट का 2 अलग अलग वर्ग दिया गया, ठीक है। एक है लिम्फोसाइट बी और एक है लिम्फोसाइट टी, ठीक। 2 अलग अलग वर्गीकरण है इसका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि डब्ल्यूबीसी की संख्या बनने को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक। और डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी को ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। डब्ल्यूबीसी की संख्या में असमान वृद्धि को ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है। और इसमें बाकी रक्त कणिका जो है ठीक से नहीं बन पाती है, फिर जिससे शरीर की क्रिया अव्यवस्थित हो जाती है। तो जब अधिक मात्रा में स्थिति हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी की संख्या असमान वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो बाकी रक्त कणिकाएं बनेगा नहीं, तो अंततः यही बढ़ जाएगा, तो अंततः क्या हो जाएगा, शरीर की क्रियाएं अव्यवस्थित हो जाएंगी, वो कह रहा है यहाँ पे, ठीक। अगला जो टर्म है इसके लिए आपका है पट्टिकानो, प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में उसी का संरचना है, आपको पता था कि जब ब्लड को 2 भाग में बांटे थे, एक था प्लाज्मा और प्लाज्मा के बाद दूसरा था ये ब्लड सेल, ठीक है। ब्लड सेल के 3 टाइप, उसमें था एक आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट, ठीक। तो इस तरीके से आपको वर्गीकरण देखने को मिला था। इसमें को क्या बोलते हैं, तो इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है। आप पहला पढ़े थे इरिथ्रोसाइटस, आरबीसी को बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स श्वेत ये डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं, एंड थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स को बोलते हैं। इससे भी सवाल बना हुआ है बहुत बारी, ठीक है। ये कैसे बनता है, तो मेगा कैरियोसाइटस के टुकड़ों में विखंडन से बनता है। इसका निर्माण किससे होता है, तो मेगा कैरियोसाइटस के टुकड़ों में विखंडन से किसका निर्माण हो रहा है, तो ये आपका निर्माण हो रहा है, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, ठीक। अब ये क्या है, तो मेगा कैरियोसाइटस बेसिकली अस्थि मज्जा का ही एक हिस्सा होता है, उसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, उसका हिस्सा होता है, ठीक। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में और मृत्यु कहाँ पे होगा, तो प्लीहा में होगा, ठीक है, स्प्लीन में होता है, ठीक है।
अगला पॉइंट आपको इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक। तो केंद्रक वगैरह आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। या केवल स्तनधारी में वर्ग के रुधिर में पाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ स्तनधारी के वर्ग के रुधिर में मिलेगा आपको। इसका जीवन काल 2 से 4 दिनों तक का होता है, 2 से 4 दिन। इसकी रक्त में इसकी संख्या कितना है, तो 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख प्रति घन मिलीलीटर अथवा एक ml जो रक्त होगा, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, ये 1.5 से लेकर 3.5 ये आपको लाख देखने को मिलेगा, ठीक है। कार्य क्या है इसका, तो रक्त का थक्का बनाना, रक्त वाहिनियों की मरम्मत करना तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा करना, ठीक। यदि आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो गया तो आपको देखते हैं कि डेंगू वगैरह समय पे कहते हैं कि भाई प्लेटलेट्स बढ़ाओ, नहीं तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा अंतर, ठीक है, और ब्लड बाहर आने की संभावना रहता है, ठीक है। वैसा तो इसका मुख्य कार्य शरीर में कटने पर रक्त के बहाव को रोकना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रक्त को थक्का बनाने का काम करते हैं, तो ये आपको इसमें देखने को मिलता है। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण से रक्त के जमाव में समस्या उत्पन्न हो जाती है और इस कारण शरीर से अधिक रक्त का स्राव होने लगता है। नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स की संख्या में कमी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, कभी कभी सवाल पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो प्लेटलेट्स की संख्या में कमी को कहते हैं, ठीक। प्लेटलेट की संख्या में वृद्धि को साइटोसिस कहते हैं, और जब ये स्थिति उत्पन्न होगा ना तो इसमें क्या होगा, रक्त की वाहिनियों में थक्का बनने लगता है, इस कारण से समस्या उत्पन्न हो जाता है। अधिक मात्रा में यदि मान लीजिए कि ये बनने लगे, ठीक है, प्लेटलेट्स हो जाए रक्त में, तो क्या हो जाएगा, रक्त में ही थक्का बनने लगेगा आपको, ठीक। पर रक्त में थक्का क्यों नहीं बनता, इसके लिए आपको आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, रक्त का थक्का बनना, उसमें भी समझेंगे, ठीक। और यहाँ पे लिखा डेंगू और चिकनगुनिया की स्थिति में प्लेटलेट्स की मात्रा में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, ठीक। वो आपका शरीर का ज़्यादातर हिस्सा आपको उधर बीमारी से लड़ने में काम करेगा, तो फिर इधर से बनेगा कैसे वैसे। जब प्लाज्मा में थक्का जमाने वाले फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन को निकालते हैं, जैसे सीरम, अगला टाइप है इसका सीरम, ठीक है, ब्लड का ही एक हिस्सा है सीरम आपका, ठीक। ब्लड का हिस्सा नहीं है पर ब्लड के में से कुछ पदार्थ निकाल दिया जाए, ठीक है, प्लेटलेट्स में आपको प्लाज्मा में से, तो क्या हो जाएगा, सीरम बनेगा वो, ठीक। जब प्लाज्मा में से थक्का बनाने वाले फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल देते हैं तो शेष बचे हुए भाग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। और ये कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है, और इसका कभी भी थक्का नहीं बन सकता है, क्योंकि थक्का बनने वाला तो आपको प्रोटीन निकाल ही दिए हैं फाइब्रिनोजन, ठीक है, तो निकाल दिए हैं, इस कारण से ये इसका थक्का नहीं बनता है कभी, ठीक। अगला हो जाएगा रुधिर के कार्य, और इसमें क्या है, तो पहला काम तो ये कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एवं अवशिष्ट ये पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली ये जब शरीर के हिस्से से, ठीक है, शरीर के अलग अलग कोशिकाओं में रक्त पहुंचा देगा, ऑक्सीजन पहुंचा देगा, तो जब वापस आ रहा होगा तो CO2 को लेकर आता है वो, तो उस संदर्भ में कहा गया। हार्मोन्स और अवशिष्टों को परिवहन करने का काम करता है, अवशिष्ट को बाहर निकालने का काम करेगा, ठीक है। ये रोगों से बचाव करता है, ठीक है, ये शरीर की सफाई करता है तथा हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है, ठीक। घाव को भरने का कार्य करता है, घाव को कैसे भरेगा आपको पता है, क्योंकि रक्त में ही क्या होता है, फाइब्रिनोजन होता है, क्योंकि हम लोग रक्त का अलग अलग पार्टी तो पढ़े थे, रक्त में पढ़े थे क्या, प्लाज्मा, और उसके बाद पढ़े RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब जो आपको प्लाज्मा में क्या मिलता है, फाइब्रिनोजन मिलता है, और फाइब्रिनोजन का काम क्या है, तो रक्त को थक्का बनाने का काम। जब उसमें रक्त में ऐसा है तो रक्त क्या काम करेगा, घाव को भरने का भी काम कर सकता है, ठीक, वैसा, क्योंकि वो सब प्रोटीन कहाँ पे मिलते हैं, तो रक्त में ही मिलते हैं, ठीक, वैसा। इस शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, ताप को नियंत्रित करने का संदर्भ ये है कि ये अलग अलग हिस्सों में अपना क्या करेगा, पहुंचते रहता है, ठीक। तो ताप को मैनेजमेंट कर देता है, कहीं पे कम है तो ज़्यादा ये कहीं पे भेज दिया, ठीक, इस तरीके से मूव करते दौरान क्या करता है, ये नियंत्रित कर लेता है ताप को, इतना समझिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया रक्त के कार्य हो गया, ठीक। अगला है रक्त का स्कंदन या रक्त का थक्का बनना, इसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।